है और वो आपको बता सकते हैं कि वो तारीख क्या है, क्योंकि कई लोगों ने यह प्रश्न भी पूछे कि आप वहीं पे जाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो चंपत राय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला प्रश्न तो यही है कि वो तारीख क्या होने वाली है और जो प्रक्रिया है निर्माण की वो कहां तक पहुंची है। वाक्य में तो यही उत्तर है कि निर्माण ठीक गति से चल रहा है जी, विचार पूर्वक चल रहा है। भारतवर्ष में जो भी इंजीनियरिंग की अच्छी से अच्छी संस्थाएं हो सकती थी, उनके सामूहिक परामर्श के आधार पर काम चल रहा है। दूसरा पहलू, कहाँ तक काम हो गया। तो किसी भी भवन का पहला काम है जमीन के नीचे उसकी नींव तैयार करना। जमीन के नीचे जो बनता है वो रिपेयर नहीं हो सकता जी। हाँ, कुछ अगल बगल कर सकते हो। यहाँ ऐसा विचार हुआ है कि रिपेयर करने की जरूरत ही न पड़े। जी, परिस्थितियां सामान्य नहीं है। बहुत बड़ी परिस्थिति तो सरयू मैया का किनारा है। जब इसरो के फोटो आए तो पता लगा कि कभी न कभी ठीक इसी स्थान पर सरयू नदी का प्रवाह था। कालक्रम से वो पश्चिम दिशा में जाता रहा जी। कभी 1000-2000 साल बाद वापस आ सकता है, कभी बाढ़ भी आ सकती है जी। तो ऐसी परिस्थिति में रक्षा कैसे हो। दूसरा विचार, कभी भूकंप आ गया, नेपाल निकट है, पिछले दिनों नेपाल में भूकंप आ गया था, उसका परिणाम अयोध्या पर क्या पड़ेगा और इस पत्थर की रचना पर क्या पड़ेगा। तो स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन हो। तीसरी नई महत्वपूर्ण बात यह आ गई कि जमीन में कहीं मिट्टी नहीं है, नीचे कहीं भी मिट्टी शब्द है ही नहीं। सरयू नदी की भुरभुरी बालू है। इस पर जब वजन पड़ेगा तो बालू दाएं बाएं दौड़ेगी, नीचे बैठेगी तो कितना बैठेगी। अंग्रेजी में शब्द है सेटलमेंट कितना होगा जी। ये 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करने में 6 महीने निकल गए। विचार किसने किया। हम जैसे लोग, मेरे साथ डॉक्टर अनिल बैठे हैं, हम लोग केवल मूक दृष्टा हैं। विचार करने वाले लोगों में हैं आईआईटी दिल्ली के रिटायर्ड डायरेक्टर, जी। आईआईटी दिल्ली के रिटायर्ड प्रोफेसर, आईआईटी गुवाहाटी के वर्तमान डायरेक्टर, आईआईटी चेन्नई के वर्तमान प्रोफेसर, आईआईटी मुंबई के वर्तमान प्रोफेसर, आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर, रुड़की में एक भारत का संस्थान है भवन अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट सीबीआरआई के डायरेक्टर, एनआईटी सूरत के डायरेक्टर प्रोफेसर गांधी, और बाद में इसमें जुड़े हैदराबाद की एक संस्था है भूगर्भ अनुसंधान संस्थान, ये भी भारत सरकार का है, एनजीआरआई, लार्सन टुब्रो और टाटा,
इतनी संस्थाओं के इंजीनियर्स के सामूहिक चिंतन का परिणाम है कि जमीन में तो मिट्टी नहीं है कहीं, और इसलिए इसे हटाओ। उसको हटाने में ही समय लग गया, निष्कर्ष निकालने में 6 महीने लगे और उसका क्रियान्वयन करने में फिर 3 महीने लगे, और तब पता लगा जमीन में मलबा है, डेब्रिश। अब मलबा किसे कहते हो ये बताने की आवश्यकता नहीं है, मलबा मट्टी नहीं होता है। जी जी, डेब्रिश, उसको हटाया गया है और फिर एक समुद्र जैसा दृश्य तैयार हुआ, उसको भरा गया है। उसको भरने में 6 महीने लगे। मैं भरने की प्रक्रिया अभी नहीं बताऊंगा, आगे कोई सवाल होगा तो आएगा जी। तो इसलिए ऊपर जाने वाले उस स्ट्रक्चर का फाउंडेशन, ये ऊपर का सुपर स्ट्रक्चर किस कंधे पर बैठेगा, उन कंधों को मजबूती प्रदान करने में, उसका निर्णय करने में 18 महीने निकल गए। तो भी हम संतुष्ट हैं कार्य से, कार्य की गति से जी, और ये समय से हमारी योजना के अनुसार आने वाले 2 वर्षों में भगवान अपने मूल स्थान पर विराजित हो जाएंगे, ऐसी हम योजना दिमाग में रखकर आगे बढ़ रहे हैं। उस क्रम में कोई बहुत ज्यादा बाधाएं नहीं हैं। ठीक है। अब वेद प्रकाश गुप्ता जी, एक प्रश्न आपसे, क्योंकि आप प्रतिनिधित्व सरकार का भी करते हैं। मेरा प्रश्न बहुत सीधा है, जैसे चंपत राय जी अभी कह रहे थे कि बेस बहुत मजबूत बना रहे हैं। एक ये पीढ़ी थी जिन लोगों ने आपके लिए बेस क्रिएट करके दे दिया, अब ये भी धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं। तो भविष्य की योजनाएं आप लोगों को बनानी है और आपके बाद आने वाले कार्यकर्ताओं को बनानी है। क्या आपको लग रहा है कि इस चुनाव में, क्योंकि बहुत से राजनीतिक दल हैं, आपने विधायक के रूप में वो माहौल देखा होगा कि जो भी यात्रा शुरू होगी वो यहीं से शुरू होगी, जो भी कार्यक्रम किसी भी दल का शुरू हो वो यहीं से शुरू होगा। तो एक बड़ी जिम्मेदारी अयोध्या के आपके कार्यकर्ताओं के ऊपर भी है। क्या आपको लग रहा है कि इस आंदोलन का जो परिणाम माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया, जो रिजल्ट आया और रिजल्ट के बाद ट्रस्ट बना, ट्रस्ट के बाद प्रक्रिया बता रहे हैं चंपत जी की किस रूप में आगे बढ़ रही है, इसका लाभ आपको पॉलिटिकली मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं जी टीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को धन्यवाद देना चाहूँगा कि अयोध्या की बात, उत्तर प्रदेश की बात अयोध्या से आप शुरू कर रहे हैं। निश्चित रूप से यह अयोध्या वो अयोध्या जिसके बारे में प्रभु श्री राम ने लंका विजय के बाद लौटते हुए पुष्पक विमान में कहा था, सुन कपीस अंगद लंकेशा, पावन पुरी रुचिर ये देशा, जद्दब सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विजित जग जाना, अवधपुरी ममपुरी सुहावन, उत्तर दिश बै सरजू पावन, जा मज्जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नरपाविवासा, अति प्रिय मोय यहाँ के वासी, मम धामदा पूरी सुखरासी। तो ऐसी अयोध्या जिसका वर्णन प्रभु श्री राम ने अपने श्रीमुख से बैकुंठ से भी बड़ी अयोध्या के बारे में कहा और यहाँ के निवासियों के लिए कहा, हम सब लोगों का सौभाग्य है। और मुझे विशेष रूप से मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि प्रभु श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर, जिस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने फैसला आने के बाद लोकसभा में ट्रस्ट की घोषणा की थी, उस समय उन्होंने कहा था कि अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर बनेगा। निश्चित रूप से माननीय चंपत जी ने अभी जैसा बताया कि दिव्य भव्य राम मंदिर बन रहा है, लेकिन राम मंदिर बनने से पहले अयोध्या का बनना जरूरी था। उत्तर प्रदेश की महान जनता ने 2017 में प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी मिली
और उसके बाद, क्योंकि वो योगी भी हैं, संत भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, अयोध्या की विकास की गाथा शुरू होती है। उससे पहले तो पिछले 20-25 वर्षों में अयोध्या में कुछ हुआ ही नहीं था। जो लोग आज अयोध्या आ रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, बात कर रहे हैं अयोध्या की, लेकिन वो अयोध्या की उनके एजेंडे में कहीं नहीं था। अयोध्या का नाम लेने में भी उनको घबराहट होती थी, तकलीफ होती थी, कष्ट होता था कि कहीं कोई नाराज ना हो जाए कि हम अयोध्या का नाम लेंगे। विकास की बात तो छोड़ दीजिए। तो निश्चित रूप से उसके बाद विकास शुरू हुआ है। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव, जिसने पूरी दुनिया के अंदर कीर्तिमान बनाया। इस बार 9.5 लाख दीप जला के माननीय मुख्यमंत्री ने विश्व कीर्तिमान बनाया। अयोध्या वासियों ने, अयोध्या के पूर्व संतों महंतों ने जो पुरानी मांग थी कि अयोध्या में सरजू, जिस सरजू का प्रभु श्री राम ने वर्णन किया है, उस सरजू को नालाविहीन होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री की योजना नमामि गंगे में शामिल करके अयोध्या नालाविहीन हो रही है। आज शुद्ध पवित्र अयोध्या हो रही है। अयोध्या के घाटों का सौंदर्यकरण हो रहा है। अयोध्या का सतत विकास हर क्षेत्र में, चाहे वो बिजली का है, अंडरग्राउंड वायरिंग है। अयोध्या में प्रभु श्री राम ने जहाँ जल समाधि ली थी, वो गुप्तार घाट का सौंदर्यीकरण, 650 मीटर का एक्सटेंशन सिंचाई विभाग द्वारा बहुत सुंदर घाट और कंपनी गार्डन वो सब बनाया जा रहा है। इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि लगातार सरकार बनने के बाद इन 4.5 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर अयोध्या आते हैं और अयोध्या के विकास के लिए, अयोध्या के पूर्व संत महंतों की इच्छा के अनुरूप अयोध्या कैसे विकसित होगी, अयोध्या का पुनर्निर्माण, नई अयोध्या का निर्माण, इस सब पे कार्य चल रहा है। ठीक है, नई अयोध्या के निर्माण पे काम चल रहा है। अनुराधा जी, आपका तो पूरे देश और दुनिया में आना जाना लगा रहता है। हर अच्छे कार्यक्रम के लिए सबसे पहले आपको आमंत्रित किया जाता है, और अयोध्या तो आप वर्षों से आ रही हैं। कोई बदलाव आपने एक आम व्यक्ति के रूप में, व्यवस्थाओं के रूप में कुछ बदलाव देखे हैं अयोध्या में? ये मेरा परम सौभाग्य है कि ईश्वर की कृपा से यहाँ पर कई बार उन्होंने मुझे बुला लिया है। शिलान्यास के वक्त भी मैं यहाँ मौजूद थी और भगवान जी के सामने कुछ पंक्तियाँ गाने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं और मेरी बेटी कविता, हम दोनों थे। ये ज़रूर मैं कहूँगी कि काफ़ी सालों से मैं यहाँ आती रही हूँ और इसमें कोई दो राय नहीं है कि डेफिनेटली बदलाव तो है। जैसे एक 15-20 साल पहले जब मैं यहाँ आई थी तो बिल्कुल सलाखों के पीछे थे भगवान जी, और बहुत दुख हुआ था मुझे उस वक्त कि अपने जो हिंदुस्तान के जो ईष्ट हैं, जो परम दैवत हैं, उनकी ये स्थिति हो। लेकिन अब अभी जहाँ तक, जैसे चंपतराय जी ने बताया कि जहाँ तक ये पहुँचे हैं उसमें भी बहुत लोगों का योगदान हुआ है। बहुत लोगों ने जी जान से मेहनत करी है और इसमें कोई दो राय नहीं कि डेफिनेटली आपको लगता होगा कि चलो ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में भी बहुत लोगों का योगदान लगा हुआ है। ठीक है, तो ये बदलाव जो है महसूस कर रहे हैं आप। अनिल मिश्र जी, एक प्रश्न और मंदिर से जुड़ा हुआ यह है कि देखिए, हर चीज़ में समय लगता है और जो चीज़ जितनी मजबूत बनाई जाएगी उसमें उतना ज़्यादा समय लगेगा। जो जितनी आकर्षक होगी और भव्य होगी उसकी रचना में उतना समय लगता है। लेकिन कहते हैं कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। चंपत राय जी हैं, आप हैं, बहुत से लोगों को एक साथ चुना गया और ट्रस्ट में शामिल किया गया। जब एक दूसरे के साथ बैठते हैं किस तरह की मंत्रणा होती है? क्योंकि चंपत राय जी ये भी कह रहे हैं कि ये काम हमारा नहीं है, ये बड़े बड़े इंजीनियर्स का है, बड़ी बड़ी संस्थाओं को चलाने वाले लोगों का है। लेकिन फिर भी उत्तर तो आप लोगों से पूछे जाते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि जिम्मेदारी ट्रस्ट की है। सीमेंट में हीट पैदा होती है। जैसे जैसे कंक्रीट शक्ति ग्रहण करेगा, स्ट्रेंथ गेन करेगा, हीटिंग डेवलप होगी। वो हीट अगर बाहर निकलने का रास्ता आराम से नहीं मिला तो फाड़ देगा। वो घरों में देखा होगा, छतों के लिंटर फट जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं, दरारें पड़ जाती हैं बारीक बारीक। इसलिए इंजीनियर्स ने एक विशेष प्रकार का मिक्सचर तैयार किया। उसमें पत्थर की गिट्टी है लेकिन इतनी मोटी नहीं है, 10 मिलीमीटर, बहुत बारीक।
इसके अंदर बालू नहीं है। यहां पर जिसे मोरंग कहा जाता है, कोरसैंड, दिल्ली में उसी को बदरपुर भी कह देते हैं, वो भी नहीं है। पत्थरों का पाउडर, स्टोन डस्ट, जिस स्टोन की गिट्टी बारीक बारीक 10 मिलीमीटर साइज, उसी स्टोन का पाउडर। सीमेंट है, लेकिन सीमेंट में हीट पैदा होती है, सीमेंट को ठंडा होने में बहुत समय लगता है, इसलिए सीमेंट की मात्रा को बहुत कम कर दिया गया। अगर परसेंटेज की हिसाब से बोले जी, तो उसमें 2.5%, 2.5% सीमेंट है टोटल। अब इन सबको मिक्सचर करने के लिए पानी डाला जाता है। यहां पानी डालना था, लेकिन पानी उतना ही डाला गया जितने में लुगदी तैयार हो जाए। आपको सरल भाषा में समझाना हो, माताएं रोटी बनाने के लिए आटे में जितना पानी डालती हैं वो बहता नहीं, लेकिन आटा गूंथ लेती हैं, उतना ही पानी बस यहां पर है, पानी बह नहीं सकता जी। इसको कॉम्पैक्ट बनाए रखने के लिए कुछ रसायन तो मिलाया गया है। सीमेंट कम है तो इसका रिप्लेसमेंट कहीं से करना चाहिए। तो आजकल सभी इंजीनियरिंग तो जो नई पार्लियामेंट बन रही है उसमें राख को अनिवार्य किया गया है, फ्लाई ऐश जी, अनिवार्यता है। तो यहां राख मिलाई गई है, इन तीनों का मिश्रण, और वो भी कितनी देर के अंदर कितने टाइम पीरियड में बिछा देना चाहिए, इसका कैलकुलेशन हुआ है। तो मैंने उतने ही सवाल का उत्तर दिया है। अगला सवाल फिर बचता है, बिछाया कैसे गया, लेकिन क्या मिलाया गया है मैं यहीं अपने को विराम देता हूं। लेकिन चंपा जी, आधे इंजीनियर तो आपको बन गए होंगे उनके साथ। अब इतना विश्लेषण अगर किसी को बता मेरे दिया से जाए, परीक्षा लेगा तो फेल हो जाऊंगा। हाँ? मेरा वेद प्रकाश एक सवाल यह है कि अनुराधा जी कह रही, देखिए बदलाव हुआ है, उस बदलाव को लेकर अभी और आगे बढ़ाना है, वो मौका मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है? निश्चित रूप से अयोध्या की कनेक्टिविटी, अयोध्या को जोड़ने का काम 4 लेन 6 लेन से, अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा, अयोध्या में रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण, ये सब चीज़ें अयोध्या को, विकास को आगे ले जाने का काम हो रहा है। अयोध्या का पौराणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक महत्व के साथ पर्यटन की नगरी के रूप में अयोध्या का विकास विश्व स्तरीय नगरी बनाने की दिशा में अग्रसर है। और निश्चित रूप से आने वाले 2022 के चुनाव में अयोध्या एक ऐसी नगरी के रूप में विकसित होने जा रही है पूरे विश्व के अंदर। यहाँ नई अयोध्या के बसाने की भी योजना है 1200 एकड़ में, जिसमें हर स्टेट के गेस्ट हाउसेज बनेंगे। अयोध्या को चौतरफा विकास की दिशा में आगे बढ़ाने का काम हो रहा है माननीय योगी जी। और अयोध्या की कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो पर्यटन बढ़ेगा, और पर्यटन को उद्योग के रूप में अयोध्या में आगे बढ़ाने का काम भी हो रहा है, जिससे यहाँ के नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा और यहाँ के व्यापारियों को सहूलियत भी मिलेगी। मिश्रा जी, एक सवाल जो लोग पूछ रहे हैं, विरोधी लोग, वो प्रश्न चंदे पे उठा देते हैं, वो जमीन के घोटाले गिना देते हैं और सवाल पूछते हैं सरकार से, सवाल ट्रस्ट पे पूछते हैं और निशाना सरकार पे लगाते हैं। अब उस पर हम लोग क्या कह सकते हैं, पूछने वाले जाने। जी, चंपत जी आप कहेंगे कुछ? जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं ठीक है, जी जी, माइक सर, माइक का। आजकल तो कोई सवाल नहीं पूछा जाता, वो 10-15 दिन की भूख थी, शांत हो गई। उनसे पूछना चाहिए आजकल शोर मचाना बंद क्यों कर दिया। मन लगातार पूछते रहे। हिंदुस्तान 500 साल से लड़ ही रहा था, सफलता तो कभी नहीं मिली।
अदालतों में 70 साल से चल रहे थे, निराश हताश तो कोई नहीं हुआ। वो निराश हताश क्यों हो गए, ये तो वो बताएं। जी अनुराधा जी, एक प्रश्न संगीत को लेकर है कि जो आने वाली पीढ़ी है उसमें भी हम देखते हैं कि भगवान के गीत गाए जाते हैं, भजन गाए जाते हैं, लेकिन वो स्टाइल थोड़ा सा रॉकिंग हो गया है, पीछे डीजे साउंड्स का यूज कर लेते हैं। ऐसा है कि अगर उनकी रोजी चलती है तो मैं उनके पीछे नहीं पड़ना चाहिए जी। और संगीत वही है, उन्हीं 7 सुरों से बना हुआ है, कोई 8वां सुर तो बना नहीं है। बिल्कुल। तो हर एक की जितनी जहाँ तक पहुँच होती है, हर एक को कोई म्यूजिक डायरेक्टर नहीं मिलता है उनके लिए कंपोज करने के लिए, तो जिनको जो मिलता है, जिनकी जो सहूलियत होती है वो वैसा गाते हैं। तो मेरे ख्याल से हमें उसमें नहीं पड़ना चाहिए। बाकी इस सवाल से हटके मैं कुछ कहना चाहती हूँ। देखिए, भगवान राम जी ये हमारी ना सिर्फ इष्ट है, पर वो हमारी जीवन शैली है। भगवान राम हमारी जीवन शैली है।